जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म एडू अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट करें। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट, और 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग इसमें कर चुके हैं और आज हमें करना है 7वां प्रैक्टिस सेट। तो अभी हम लोग दरोगा के लिए 2 काम कर रहे हैं। एक तो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दूसरा अगर बिहार दरोगा की आप तैयारी करते हैं तो घटना चक्र बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। घटना चक्र पढ़ना, घटना चक्र विश्लेषण सहित पढ़ना, क्योंकि घटना चक्र से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधा बिहार दरोगा में उठा के रख दिए जाते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। घटना चक्र पढ़ने से क्वेश्चन पे पकड़ बनता है। तो अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं, घटना चक्र का वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी विश्लेषण सहित और चैप्टर वाइज, तो अपना घटना चक्र सीरीज चल रहा है और इसमें संविधान का 2 वीडियो भी हो गया है। 2 वीडियो संविधान में हो गया है, यानी कि संविधान सभा और भारत का ऐतिहासिक मतलब संविधान का ऐतिहासिक विकास, ये 2 हो चुका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद कौन बने। सबसे युवा विजेता सांसद कौन बने हैं जो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ से? कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से। तो यह है पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद बने हैं। और ये कहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं? तो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र। कहाँ? कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के पश्चात वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? मतलब ईरान में राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी, इनकी विमान दुर्घटना में क्या हुई है? विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके पश्चात जो नए राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेजे सेकेंड बने हैं। कौन बने हैं नए राष्ट्रपति? पेजे सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित शक्ति सैन्य अभ्यास जो भारत एवं फ्रांस की एक संयुक्त अभ्यास है कि किस भारतीय राज्य में संपन्न हुई? मतलब शक्ति किसके बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में। पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान में रखना है कि शक्ति जो सैन्य अभ्यास है किस के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति। यह किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय में। कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में। मेघालय में अगर होता है तो मेघालय में कहाँ होता है? मेघालय के उमरोई में होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, पनामा की राजधानी कहाँ है? तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी पनामा की राजधानी है। उसके बाद है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 180 देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159वां। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। कौन? बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और यह किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो 3 मई को। किस तारीख को प्रेस दिवस मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और 159वां भारत का स्थान इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड सभी। इससे पहले भारत दे चुका है इसको। तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। उसके बाद है कि चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत अगले 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है? तो चबाहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में है चबाहार बंदरगाह कहाँ है? यह ईरान में है। उसका देखिए, वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या तो 14 हो गई। कितनी हो गई? 14। और 14वां जो महारत्न कंपनी है कौन है? हाल। 14वां महारत्न कंपनी कौन है? HAL, हाल। ध्यान में रखना है अभी। उसके बाद, किसी प्राकृतिक आवास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण कौन सा है? तो सही क्रमिक चरण जो इसमें हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा अपना अनावरण, प्रवसन, प्रतिस्पर्धा और स्थिरीकरण। इंग्लिश में इसका शब्द जो है अच्छा आता है एक्सपोजर, माइग्रेशन, कंपटीशन एंड स्टेबलाइजेशन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने? GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बने हैं संजय कुमार मिश्रा। कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर अवार्ड 2024 जनसेवा हेतु प्रोपलिका के पत्रकारों को दिया गया। प्रोपलिका के पत्रकारों को दिया गया है पुलित्जर अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड। यह अवार्ड किससे संबंधित है? पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता से संबंधित है। पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? तो यह पत्रकारिता से संबंधित है। उसके बाद देखिए पंडित लक्ष्य महाराज या पंडित लक्षु महाराज के, इन्हीं को कहा जाता है लक्ष्य महाराज या लक्षु महाराज, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित लक्षु महाराज या तबला से संबंधित है। किससे? तबला से संबंधित है। उसके बाद देखिए फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है फ्रांस की मुद्रा। उसके बाद देखिए वर्ष 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस भारतीय स्वास्थ्य संस्थान को प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस को दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस को दिया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है? पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है? तो ऑल बी इमेजिन एट लाइट। ऑल बी इमेजिन एट लाइट। चलिए और यह जो फिल्म है मलयालम हिंदी फीचर फिल्म है। यह जो है फिल्म कौन सा? मलयालम हिंदी फीचर फिल्म है यह। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको? तो हॉफमैन एवं जेनी अर्पनबैग को दिया गया। हॉफमैन एवं जेनी अर्पनबैग। उसके बाद हाल ही में रेमल नामक तूफान से पश्चिम बंगाल काफ़ी प्रभावित रहा। इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? रेमल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान। रेमल का नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में भाजपा के एक नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह बिहार के किस पद को सुशोभित कर रहे थे? तो यह उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रहे हैं। उसके बाद है हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। उसके बाद मिलान करने वाला कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। सही है, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यहाँ 22 मई है तो गलत है, यही अपना आंसर सही है। उसके बाद देखिए आँख का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। आँख का निकटतम बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखिए थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने जीत लिया है। थॉमस कप एवं उबेर कप का खिताब किसने जीता? चीन ने। यह कप किससे संबंधित है? थॉमस और उबेर या बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और दोनों कप कौन जीता है? चीन जीता है। उसका देखिए वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है? वैशाली रमेश बाबू शतरंज से। वैशाली रमेश बाबू का संबंध किससे है? तो यह शतरंज से संबंधित है। और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। चलिए उसके बाद विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभवांतर और विद्युत धारा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इनके संबंध में। तो क्या है कि यह जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? साइमन ओम के द्वारा दिया गया। और विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के सीधे अनुपाती होता है। उसके बाद इसका तापमान समान नहीं रहता, दोनों का तापमान समान नहीं रहता। तो दोनों का तापमान समान नहीं रहता, यह गलत है। इसमें कि क्या सही है? तो सही हो जाएगा अपना 1 और 2। सही हो जाएगा अपना 1 और 2 इसमें सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती? ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती। उबलता जल में क्या संवहन होता है? ठीक। उसके बाद भूमि और समुद्री मंद पवन, तो पवने संवहन होता है। बत्तिया भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, ये भी संवहन होता है। और बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह गर्म होना, यह संवहन का कारण है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर।
उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में। कहाँ बनाया जा रहा है? यह पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल कहा था। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह अर्जेंटीना में, यह कहाँ है? अर्जेंटीना में। यह दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार की 2 आर्द्रभूमि को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है? तो किसे मतलब 2 जो आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है, यह किस दिवस पर? तो विश्व पर्यावरण दिवस। और ये दोनों आर्द्रभूमि कौन है? तो नागी और नकटी। कौन? नागी और नकटी। और यह कहाँ है नागी नकटी? तो जमुई में। कहाँ पड़ता है यह पड़ता है जमुई में, नागी और नकटी। चलिए उसका देखिए भेड़ाघाट पर कौन से जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। उसके बाद अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए सही सुमेलित युग्म का चयन करें। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है और इसमें है कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। तो यह सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे? जलवायु परिवर्तन। रामसर सभा या आर्द्रभूमि? यह किससे? आर्द्रभूमि से है रामसर सभा। ठीक। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड किससे है? पानी से नहीं। ऑपरेशन फ्लड किससे है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है। चलिए उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद, एक देववाद पर। किस पर? एक देववाद या एकेश्वरवाद कहिए। उसके बाद देखिए कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? कोसी। तो कोसी नेपाल के गोसाई थाने की चोटी से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थाने की चोटी से निकलती है। उसके बाद धन विधेयक किस अनुच्छेद में बने थे? धन विधेयक 110। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक अनुच्छेद 110। उसके बाद देखिए राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति किस में है? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान शक्ति है। ठीक। उसके बाद देखिए 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन दंगा जो हुआ था, तो दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर 1875 के दक्कन के दंगे का कारण था। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। उसका देखिए दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्न में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश सबसे लंबा समय तक शासन करता है। कौन? तुगलक वंश। उसका देखिए पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है काका साहेब कालेकर। और इसका गठन हुआ था 1953 में। गठन कब होता है? 1953 में होता है गठन। उसका देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 तो नागरिकता ठीक है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार ठीक है। और भाग 8 में आपात उपबंध नहीं बल्कि भाग 18 में आपात उपबंध। उसके बाद महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है क्या? तो ज्वार भाटा। क्या बनती है? ज्वार भाटा। महासागरों के सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कारण से बनती है ज्वार एवं भाटा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 85 से 95% तक जो कार्बन की मात्रा होती है। किसमें? एंथ्रासाइट में। सबसे खराब कोटि का कोयला होता है पीट। उसके बाद भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो मुर्रा। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा। उसके बाद अम्रपाली किस फसल की प्रजाति है? तो अम्रपाली आम की। अम्रपाली किसकी? आम की है। अम्रपाली, दशहरी, नीलम, ये सब आम की प्रजातियाँ हैं। उसका देखिए पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो पानी की अस्थायी कठोरता किससे दूर कर जाता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2 चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है विद्युत क्षेत्र, टॉर्क, गुरुत्वाकर्षण बल या बिजली का आवेश। तो इसमें क्या है कि सदिश राशि नहीं है अपना बिजली का आवेश। चलिए उसके बाद मानव के नाखून और बाल में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन या केरेटिन कहिए। मानव के नाखून एवं बाल में पाए जाते हैं केराटिन। उसके बाद है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है?
एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया, बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इंडक्शन कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडक्शन कहलाती है, यानी प्रेरण कहलाती है। उसके बाद हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, और यह टाइटेनियम का बना होता है। किसका बना होता है? टाइटेनियम का बना होता है ब्लैक बॉक्स। किसका? टाइटेनियम का। उसके बाद देखिए, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितनी? तो 85 डेसिबल। 85 डेसिबल। कितनी? 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ज़्यादा सुर की सहन सीमा, 85 से नीचे ज़्यादा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 75 भी दे सकता है। उसके बाद यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इनमें से फोकस दूरी क्या होगी? अगर 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर डायोप्टर D F बराबर R/2, तो वो तो सही है। D यानी पावर बराबर होता है P बराबर 1/F। तो 2 डायोप्टर है तो 1/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। और यह जो होता है 2 डायोप्टर है और वो मीटर में होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर ऑप्शन में है, तो इसको लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 से 50, 50 गुना 100 यानी 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? नील हरित शैवाल किस में? धान में। जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल, तो धान में। किस में? धान में। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है मतलब उसको दूर की वस्तु ही दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो कहता है पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है किससे? तो पास की वस्तु देखने में। किसमें? पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। चलिए, उसके बाद अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर से मस्तिष्क। उसके बाद विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत है? विरंजक चूर्ण के लिए तो यह जल में अधिक विलय होता है, यही असत है, यही अपना आंसर सही हो जाएगा। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और यह ऑक्सीकारक होता है, और यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करती है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH के होल्टॉइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना यानी CaOH के होल्टॉइस, इसके ऊपर से क्या प्रवाहित करना है? क्लोरीन गैस। क्या? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। चलिए, उसके बाद डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। एनेस्थीसिया के रूप में तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड अपना हो जाएगा। एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। क्या? हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में 3 इकाई काम करते हैं, तो 25 व्यक्ति को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 इकाई काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा? कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो ये आप बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बना दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस मतलब काम को क्या करना है? भाग कर देना है, बाद बाकी सबसे गुना कर देना है और दोनों साइड दोनों को बराबर कर दिए, बात खत्म। जैसे देखिए 8 घंटे हैं, 18 व्यक्ति, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे, 18 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में 3 इकाई काम करते हो। जो काम रहेगा काम नीचे जाएगा, बाद बाकी इधर भी वैसा ही कर दीजिए। 25 व्यक्ति है, 6 घंटे है और 5 इकाई है, तो काम हमेशा नीचे जाएगा। कितने दिनों में? तो दिन तो ऊपर ही रहेगा। बाद बाकी काट कुट कर लीजिए, कुट करेंगे यानी 5 से कट कर दीजिए, उसको 25 कर जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 से 6 3 18 कट जाएगा, ठीक है। और 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, या 3 से 3 कट जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। कितना? 16 दिन अपना आंसर हो जाएगा C 16। चलिए, उसके बाद संस्था बैंक स्थापना वर्ष मिलान करने वाला है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सही है, हाँ, स्थापना वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। UTI 1963, 1964, UTI भी 1963-64 देता है, ठीक। 64 देता है UTI भी। और भारतीय खाद्य निगम 1965, यानी कि कितने युग में सही है? तो इसमें सभी सही है, सभी 3 जो है सही है। उसके बाद देखिए 7/6, 21/32 और 49/8 महत्तम समवर्तक HCF निकालना है। तो जो पूछता है, जैसे HCF पूछा है तो ऊपर वाला का HCF कर दिए और नीचे वाला का LCM ले लीजिए, बाद बाकी आप बना लीजिए। ऊपर वाला का HCF करेंगे और नीचे वाला का LCM करेंगे, ठीक।
उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी महासागर हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर दो, एक अगुल्हास और दूसरा मोजाम्बिक, और यह गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुल्हास एवं मोजाम्बिक। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय, मध्यम निकाय किस भाषा में, तो मध्यम निकाय है पाली। बौद्ध जो भी बौद्ध ग्रंथ है अधिकतर पाली भाषा में ही लिखी गई है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग तो 243 की आई, राज्य वित्त आयोग 243 के आई, राज्य वित्त आयोग 243 की आई। उसके बाद देखिए निम्न में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो स्वीडन से। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, स्वीडन से मानी जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समिति जोड़ा गया, तो सहकारी समिति से सहकारी से 97, सहकारी समितियाँ 97वां संविधान संशोधन 2011 में, कब 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। उसके बाद देखिए राजकोषीय घाटों को नियंत्रित किया जा सकता है, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया जा सकता है पहला सब्सिडियों के औक्तीकरण से और सरकारी कर्मचारियों को बोनस, एलटीसी, अवकाश नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी से और अर्थव्यवस्था का कर आधार बढ़ाकर कर चोरी रोककर और विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करके, मतलब सभी के द्वारा 1 2 3 और 4 5 सॉरी सभी है इसमें क्या है, सभी है, यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक। उसके बाद देखिए मैथ है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज क्या हो, तिमाही हो, तो वीडियो पॉज करके आपको इसको बना लेना है, क्योंकि मोबाइल का फ़ोन है, नहीं बनाना संभव है। उसके बाद देखिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है सिंगरौली। तांबा उत्पादक स्थल मध्य प्रदेश में कौन है, बालाघाट, ये भी सही है। यूरेनियम झारखंड के जादूगोरा, ये भी सही है। और पेट्रोलियम डिगबोई, ये असम में। डिगबोई कहाँ है, डिगबोई असम है। डिगबोई कहाँ है, यह असम में डिगबोई है, ना कि उड़ीसा में, ठीक। तो 1 2 3 ये सही है, डी अपना गलत है। उसके बाद देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देख लेते हैं। जैसे भारत IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है, सही है। IMF केवल सदस्य राष्ट्रों को ही ऋण प्रदान करता है, सही है। और IMF की स्थापना कब हुई, 1945 में। कब हुई, 1945, 27 दिसंबर 1945 को ही, ये भी सही है। तो सत्य कथन 1 2 3 हो जाएगा अपना। सत्य कथन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1 2 और 3। उसके बाद एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो तत्व, एक ही परमाणु किस में, तत्व में, यानी प्राकृतिक तत्व। उसके बाद किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, यह परमाणु भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यह जो है यह परमाणु भार के बराबर होता है। उसके बाद देखिए शुष्क बैटरी में निम्न में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है। तो शुष्क बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। और में अमोनियम क्लोराइड और जिंक ना, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड अगर और में दे तो भी वही है। इनमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ज़्यादा, तो काना क्या मांगे, आलू बैगन के, यानी पोटेशियम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ, तो लीवर में। विटामिन ए कहाँ से भंडारित होता है, लीवर में भंडारित होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है, तो संक्रमण रोग नहीं है, एड्स, टीबी या डायबिटीज। तो डायबिटीज संक्रमण रोग नहीं है, कौन नहीं है, डायबिटीज जो है यह संक्रमण रोग नहीं है, डायबिटीज। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम। कौन थे, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज पंचम का जो कार्यकाल रहा है 1910 से लेकर 1936 तक, 1910 से 1936 तक। उसके बाद देखिए बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ, तो बिहार में पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था, और यह पटना के बांकीपुर में हुआ था।
पटना के बांकीपुर में। वही दूसरा हुआ था 1922 में, 1922 में हुआ था दूसरा, और यह गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो गया वाला के अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे। और पटना में के बांकीपुर में जो हुआ था इसके अध्यक्ष थे कौन, तो इसके अध्यक्ष थे आर्यन मधुलकर। कौन थे? आर्यन मधुलकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक अपमानजनक प्रावधान है, वह संधि कौन सी है? तो यह जो संधि हुई थी, यह संधि वर्साई की संधि। कौन सी संधि हुई थी? वर्साई की संधि, जो कि अपना अपमानजनक संधि हुई थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वर्साई की संधि। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय, यह जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख, दशमुख, तो दशमुख अर्थात कौन? ये रावण। मुख वाला अर्थात दशमुख यानी 10 मुखों वाला कौन? तो अर्थात रावण कौन? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर जेल में। कौन जेल में? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है 1939 में। कब? 1939 में मनाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस। उसके बाद देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता था, लेबर पार्टी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? फेमा किस वर्ष प्रभावी होता है? तो यह 2000 में। फेमा कब? 2000। फेमा कब? 2000 में। फेमा कब? 2000 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाता है? तो 1576 में। 1576 में। उसके बाद देखिए चलैया समिति का संबंध है। चलैया समिति, तो चलैया समिति का जो संबंध है, एक मिनट, तो चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। उसके बाद सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1963 में। सीबीआई की स्थापना कब होती है? 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा एक संकल्प के द्वारा किया गया था सीबीआई की स्थापना 1963 में। उसके बाद शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जैसे सबसे पहला जो इसमें हुआ था पुरंदर दुर्ग पर विजय, यानी सबसे पहले किला को विजित करते हैं, पुरंदर दुर्ग पर विजय करते हैं। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार 64 में होती है। उसके बाद 70 में दूसरा होता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं और तब अंतिम में जाके 74 में जाके तो राज्याभिषेक करते हैं। तो 4, 2, 3 और 1। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। तो रेडियो तरंगों को कौन परिवर्तित करती है? आयन मंडल। कौन परिवर्तित करती है? आयन मंडल। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया? कृषि या प्राथमिक क्रिया, कौन सी? प्राथमिक क्रिया में आती है कृषि। किसमें? प्राथमिक क्रिया में आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादशाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब पादशाहनामा के लेखक है कौन? पादशाहनामा अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अब्दुल हमीद लाहौरी या खफी खां। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। स्थापना मतलब क्या कहते हैं, नींव डाली तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करता है कौन? इल्तुतमिश। पूरा करने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश पूरा कराता है। उसके बाद देखिए उदयपुर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह उदयपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? यह पश्चिम चंपारण में है। तो पश्चिम चंपारण इसमें आंसर नहीं था, अपना हो जाएगा डी। यह कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? पश्चिम चंपारण। चलिए उसके बाद
तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा है कहाँ? तो तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो मणिपुर में है तो किसे जोड़ेगा? म्यांमार को जुड़ेगा। किसे जोड़ेगा? म्यांमार को जुड़ेगा। उसके बाद इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य रूस नहीं है। नाटो का सदस्य नहीं है। रूस को काउंटर करने के लिए तो नाटो बनाया गया। तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो रूस नाटो का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए, नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित किया गया? नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित किया गया? तो 1988 में। 1988 में पारित किया गया था नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। तो मूक नायक भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, जनता बहिष्कृत, जागृति नहीं है। क्या नहीं है? जागृति इसमें नहीं है। क्या नहीं है? तो जागृति नहीं है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। तो यह कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था, बाल विवाह के विरोध किए थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। यह पश्चिमी शिक्षा के राजा राम मोहन राय क्या थे? समर्थक थे। पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा यह समर्थक थे राजा राम मोहन राय। तो अपने आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 100 क्वेश्चन एक सेट अपना समाप्त हुआ। 7 सेट हम लोग कर लिए हैं। और घटना चक्र आपको करना है तो वीडियो में जाके घटना चक्र भी देख सकते हैं। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए हो सकता है कि यह अंतिम मौका हो। इसके बाद फिर 2-3 साल के बाद भर्ती आए। तो हमें हमेशा यही सोच के तैयारी करना चाहिए कि ये हमारे लिए अंतिम मौका है और वास्तव में ये समझिए कि आखिरी मौका है। तो इस बार जी जान लगा दीजिए, अपने तैयारी में जी जान लगा दीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।